गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। आज हम लोग भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। एपिसोड 7 के अंतर्गत आज मैं इतिहास की कालावधि पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने के पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास को समझने के लिए, विभिन्न वंश और साम्राज्य को समझने के लिए सबसे पहले कालावधि को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल का विभाजन। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः सभी बुकों में यही बताया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पाषाण काल को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पाषाण काल को, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। दूसरा काल है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। वह काल जिसका हमें लिखित रूप में प्रमाण उपलब्ध है, मतलब जिसके बारे में लिखित रूप से साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु अब तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि ज़्यादातर लिपि का प्रयोग न करते हुए भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, भाव चित्रात्मक। यही कारण है कि अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो वह काल जिसका लिखित प्रमाण होने के बावजूद उसे पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी काल के अंतर्गत फ्रेंड्स सैंधव काल आता है। सैंधव काल की अवधि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आते हैं, और पाषाण काल के अंतर्गत जो है उसका विस्तृत विवरण अभी नीचे है, हम लोग देखेंगे। तीसरा डिवीजन है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सका। यह इतिहास वास्तव में इतिहास कहलाता है, क्योंकि यहीं से हम लोग लिखित रूप में प्रमाण प्राप्त करते हैं। वैदिक सभ्यता इसके अंतर्गत आती है, और वैदिक सभ्यता के आगे जो भी है वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक आपका है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से ही हमारे पास क्या है, इतिहास के लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। तो ये ऐतिहासिक काल का था। तो इस प्रकार हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जैसे पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल वह काल जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा वह ऐतिहासिक काल जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सका, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल। पाषाण काल को फ्रेंड्स 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अवधि जो है 26 लाख ईसा पूर्व से लगभग 9000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण कहा जाता है। 4000 ईसा पूर्व से लगभग 25000 ईसा पूर्व के काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। अब फ्रेंड्स इसके बारे में जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर आधारित 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो फ्रेंड्स पूछे जाते हैं कि कौन सी विशेषता किस काल की। जैसे पूछा जाता है कि मनुष्य जब आखेटक के रूप में जीवन यापन करता था या खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन यापन करता था, तो वह कौन सा काल मुख्यतः था? तो वह काल मुख्यतः आपका था पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोगों ने आखेटक और संग्राहक के जीवन यापन करने के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर ली। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, लेकिन लोगों में शिकार और आखेटक का जीवन चलता रहा। उसी प्रकार नव पाषाण काल में आखेटक और संग्राहक का जीवन तो चलता ही रहा, पशुपालन का भी जीवन चल रहा था, लेकिन एक तीसरा चीज़ विकसित हो गया जो कि था कृषि। तो इस प्रकार हम बहुत सारे प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा घटना किस काल से संबंधित है। आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल। आग का प्रयोग कब हुआ? तो भाई नव पाषाण काल। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका चर्चा मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे करूंगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है।
देख रहे हैं फ्रेंड्स, निम्न पूरा पाषाण काल जिसकी अवधि थी 26 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरा है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। कहा जाता है फ्रेंड्स कि लगभग जो है मानव जीवन का 90% इतिहास जो है पाषाण काल से ही संबंधित है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल में फ्रेंड्स धातु की खोज हुई। जैसा आपको पता ही होगा कि सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की खोज की, तो तांबे की खोज नव पाषाण काल में हुई। नव पाषाण काल में तांबे की खोज होने से नव पाषाण काल के अंतिम वर्षों में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता विकसित हुई। तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता नव पाषाण काल से ही विकसित हुई। तो इसलिए धातु की खोज कब हुई? नव पाषाण काल में। धातु से ही रिलेटेड है हमारा कृत्रिम रंग। तो रंग संस्कृति भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि कब विकसित हुई, तो नव पाषाण काल में ही विकसित हुई। मनुष्य में स्थायी जीवन की प्रवृत्ति कब उत्पन्न हुई? तो नव पाषाण काल में हुई। तो इस प्रकार वहीं से नव पाषाण काल से ही धातु युग की भी शुरुआत हो गई। तो देखते हैं फ्रेंड्स धातु युग। जब इंसानों ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो इसी के साथ धातु युग की शुरुआत हो गई। अर्थात तांबे की खोज नव पाषाण काल में हुई और मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया गया। इसलिए ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता जो विकसित हुई वो नव पाषाण काल में ही विकसित हुई। फिर उसके बाद इंसान ने तांबे के साथ टिन का प्रयोग करना शुरू कर दिया और एक कांसा डेवलप किया। तो जिस काल में कांसे का प्रयोग हुआ उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत सैंधव सभ्यता आता है। जैसा कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, साथ साथ कांस्य युगीन सभ्यता भी है। तो सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी है। उसके बाद फ्रेंड्स वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई, तो वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इस प्रकार धातु के आधार पर 3 सभ्यता हो गया। जब इंसान ने तांबे का प्रयोग किया तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता विकसित हुआ। जब इंसानों ने कांसे का प्रयोग करना शुरू किया तो कांस्य युगीन सभ्यता विकसित हुआ। और जब इंसानों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया तो लौह युगीन सभ्यता विकसित हुआ। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का संबंध नव पाषाण काल से है, कांस्य युगीन सभ्यता का संबंध सैंधव सभ्यता से है और लौह युगीन सभ्यता का संबंध वैदिक सभ्यता से है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सामान्यतः जो ऐतिहासिक काल का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल पुनः 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पुनः 3 भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पीरियड है, ऐतिहासिक काल में एक पीरियड है यहाँ पर। तो आखिर क्यों हम कालानुक्रम पढ़ते हैं, तो उसका जवाब यहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो अवधि था हमारा वो कहलाता है वैदिक काल। 600 ईसा पूर्व ये वही अवधि है जब भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से पूरे भारत में 16 राज्य विकसित हुए। उन राज्यों को ही महाजनपद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं से महाजनपद काल शुरू हुआ। तो महाजनपद अस्तित्व में था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महाजनपद के अंतर्गत एक मगध साम्राज्य था, यहीं से हमारा वंशावली शुरू होता है। तो ये है मेरा मेजर स्टडी, नॉट माइक्रो, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि हमें कौन चीज़ कहाँ से मिल रहा है। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ और यहीं से शुरू हुआ हमारा धार्मिक उत्थान। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, जिसे दूर करने के लिए ही बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हम लोग बहुत सारे परिवर्तन को देखते हैं। तो इसीलिए इतिहास को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब हमको क्या पढ़ना है।
तो फ्रेंड्स देख रहे हैं, इसी में हमारा सैंधव काल दिख रहा है, इसी में हमारा वैदिक काल दिख रहा है, इसी में हमारा महाजनपद काल दिख रहा है और इसी में भारत का वंशावली भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये जानना बहुत ज़रूरी था, प्लस धातु युग ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो इस पर आधारित 2 प्रश्न बनते हैं कि किन स्थलों से हमारा पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नवपाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन, पुरापाषाणकालीन, और इससे रिलेटेड अन्य सवाल। तो 2 टॉपिक इससे जीके के बनते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा बारी बारी से, परंतु दोनों टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।